गोपालनंद श्रीवास्तव एबीबीएस कॉलेज पूरा बाजार से। आज भूगोल के क्लास में एक संक्षिप्त जानकारी आपको देनी है जो कि बेस रहता है किसी भी क्लासेस के लिए, जिसमें आपको बताना है कि वास्तव में भूगोल है क्या, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, फिर भी एक संक्षिप्त चर्चा आपसे करनी है। और इस चर्चा में शुरुआत हम करते हैं कि भूगोल क्या है। जब ये जानने का प्रयास करते हैं तो भूगोल को विद्वानों ने अपने ढंग से अलग अलग बताया हुआ है, लेकिन सामान्य बात यह है कि उसका मीनिंग क्या है। अगर ये जानने का हम प्रयास करते हैं तो मीनिंग में के अंतर्गत यह स्पष्ट किया जाता है कि भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें हिंदी में कहते हैं भू और गोल। भू उसकी आकृति, पृथ्वी, और गोल उसकी आकृति से लगाया जाता है। इसको इंग्लिश में ज्योग्राफिया कहते हैं, जो कि यूनानी भाषा से लिया गया, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफिया। इसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, इंग्लिश में उसको अर्थ कहते हैं, और ग्राफिया का होता है डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन करना। जो पृथ्वी के बारे में बताए, जो पृथ्वी का वर्णन करे, वही भूगोल होता है। ये तो सामान्य बात है और इसके अर्थ की बात हुई, लेकिन जब हम परिभाषाएं पढ़ते हैं तो अलग अलग विद्वानों ने अपने ढंग से इसको परिभाषित किया है, और उसमें भूगोल को कहा गया है कि ज्योग्राफी इज द मिरर ऑफ अर्थ। भूगोल को पृथ्वी का दर्पण मानते हैं। लेकिन जब बात आती है तो उसमें ये आता है कि भूगोल को अलग अलग विद्वानों ने परिभाषित किया है, फिर भी सर्वमान्य परिभाषा किसकी है? तो सर्वमान्य परिभाषा की जब बात आती है तो नाम लिया जाता है रिचर्ड हार्टशोन का, जिन्होंने भूगोल को परिभाषित करते हुए यह स्पष्ट किया है कि पृथ्वी तल पर एक स्थान से दूसरे स्थान के मध्य पाई जाने वाली क्षेत्रीय विभिन्नता का यथार्थ क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या ही भूगोल कहलाता है। फिर बात आती है कि जो भूगोल की बात आई तो भूगोल की उत्पत्ति कहां से है? तो भूगोल की उत्पत्ति को जब लेकर हम चलते हैं तो उसकी उत्पत्ति यूनान से मानी जाती है, और इसके विकास के दो काल बताए जाते हैं, एक चिर सम्मत काल और दूसरा आधुनिक काल। तो चिर सम्मत काल के प्रारंभ से लेकर 14वीं शताब्दी तक भूगोल को हम पढ़ते हैं, उस काल को हम चिर सम्मत काल के नाम से जानते हैं। इसके बाद का जो समय रहा है वो आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। लेकिन बात ये आती है कि जब हम भूगोल को पढ़ते हैं तो उस भूगोल में जो चिर सम्मत काल था वो उसमें भूगोल विषय की मान्यता नहीं थी। इसको भूगोल के विषय की मान्यता मिली है आधुनिक काल में, और उसका श्रेय दिया जाता है, क्या नाम है, वारेनियस जी को। और वारेनियस ने जब भूगोल को स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया तो स्थापित करने से पहले भूगोल दो शाखाएं थी प्रारंभिक, जिसे हम क्या नाम है, सामान्य भूगोल और विशिष्ट भूगोल के नाम से हम जानते हैं। सामान्य भूगोल जो आगे चलकर भौतिक भूगोल और विशिष्ट भूगोल जो आगे चलकर मानव भूगोल के नाम से जाना गया। अब बात आती है कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल को जब हम पढ़ते हैं तो उसके जनक कौन है? तो भौतिक भूगोल के जनक के रूप में पॉलिडीनियस का नाम लिया जाता है, जबकि मानव भूगोल के जनक के रूप में फ्रेडरिक रेटजेल का नाम लिया जाता है। तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसकी सामान्य विभाजन की बात आती है, और यह विभाजन क्यों होता है अगर इस पे हम चर्चा करें, इसलिए ताकि उसको आसानी से समझा जा सके। बांटने का कार्य इसीलिए ताकि हर को जिम्मेदारी देके किसी कार्य को आसानी से कर लिया जाए। तो ऐसे ही जब भौतिक भूगोल का सामान्य विभाजन किया जाता है तो उसको विद्वानों ने अपने ढंग से बांटा हुआ है। तो यानी कि अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत प्रकृति से जुड़ी हुई चीजों का अध्ययन करते हैं और मानव भूगोल के अंतर्गत मानव से जुड़ी हुई चीजों का अध्ययन करते हैं। बात आती है, कभी कभी ये चर्चा में आता है कि मानव भूगोल की उत्पत्ति जो हुई है वो कहां से मिली। तो कहां से अगर मिली हुई है, अगर ये हम पढ़ते हैं तो उसमें नाम लिया जाता है फ्रेडरिक रेटजेल का एक महाकाव्य था जिसका नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी, जिसको हम हिंदी में मानव शास्त्र के नाम से जानते हैं। तो मानव शास्त्र के आधार पर मानव भूगोल की उत्पत्ति हुई। इसके बाद जब इसका विभाजन करते हैं तो भौतिक भूगोल की जो पहली प्रारंभिक उपशाखा आती है उसे हम कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, यानी कि हिंदी में भू-आकृति विज्ञान। तो भू-आकृति विज्ञान क्या है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि ये तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो, मार्फो प्लस लोगास, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, मार्फो का अर्थ होता है उसके स्वरूप से, आकार से, और लोगास का अर्थ होता है वर्णन करना, जो पृथ्वी के स्वरूप का वर्णन करे, यानी कि उच्चावच का वर्णन करे। तो जब उच्चावच को हम पढ़ेंगे तो तीन श्रेणियों में बांटा जाता है। इंग्लिश में उसको रिलीफ कहते हैं, प्रथम श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का और तृतीय श्रेणी का। तो ये दूसरी इसकी शाखा, और आगे चलेंगे तो उसमें पर्यावरण की बात करते हैं। यानी कि भौतिक भूगोल को जब हम पढ़ेंगे तो इतना आपको माइंड मेकअप होना पड़ेगा कि इसमें प्रकृति से जुड़ी हुई चीजों का ही अध्ययन हम करते हैं। तो पर्यावरण के संदर्भ में जब हम जानने का प्रयास करते हैं, यह कहा जाता है कि पर्यावरण क्या है। तो
पर्यावरण के बारे में बताया जाता है कि पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। परि का अर्थ होता है चारों तरफ का, आवरण का मतलब घेरा, किस चीज का, भौतिक दशाओं का। और भौतिक दशाएं क्या होती हैं, इसके अंतर्गत ताप, दाब, आर्द्रता, नमी, ये जिसमें हम जीवधारी अपने अस्तित्व को पाते हैं उसे हम पर्यावरण कहते हैं। फिर बात आती है कि मृदा विज्ञान, जैसा कि मिट्टी के बिना अगर हम बात करें सभ्यता को जोड़कर देखा जाता है। क्यों देखा जाता है, क्योंकि अगर इस मानव के बारे में हम पढ़ते हैं, इस धरा पर मानव अगर अपने अस्तित्व को बनाया है तो उसके लिए 3 मूलभूत आवश्यकताओं की बात कही जाती है, जिसमें भोजन सबसे पहले आता है। अगर भोजन की प्राप्ति होनी है तो उसके लिए मिट्टी का होना आवश्यक है। फिर बात आती है भूकंप के बारे में, इसकी एक शाखा भूकंप विज्ञान भी है, जिसमें यह कहा जाता है कि भूकंप विज्ञान है क्या। तो भूकंप के बारे में जब पढ़ते हैं तो ये कहा जाता है कि पृथ्वी की जो आंतरिक भागें हैं, आंतरिक परत है, आंतरिक भाग जो है उसमें 20 गौड़ प्लेटें और 6 मुख प्लेटें होती हैं, जो सदैव गतिशील हैं और गति करते करते जब एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो उससे जो कंपन उत्पन्न होता है उसे भूकंप के नाम से जानते हैं। लेकिन आपको ये भी जानना पड़ेगा, जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें उसके मानने के 2 तरीके बताए जाते हैं, एक वैज्ञानिक, दूसरा धार्मिक। क्यों? क्योंकि एक पर्याप्त नहीं है उसको सिद्ध करने के लिए। फिर दूसरी बात आती है, जब हम मानव भूगोल की बात करेंगे तो मानव भूगोल को भी कई भागों में विद्वानों ने बांटा हुआ है, जिसमें ऐतिहासिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, अधिवास भूगोल और कृषि भूगोल, आर्थिक भूगोल, ये अलग अलग शाखाएं हैं। तो इतिहास भूगोल यानी कि मानव के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानने का प्रयास किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो इस धरा पर मानव के रूप में है, ये हमारे पूर्वज जो हुआ करते थे, जिसे नर मानव, उसे सभ्यता का ज्ञान नहीं था, तो वहां से और आज का मानव यानी कि आदिम मानव से लेकर आधुनिक मानव के बीच में जो बदलाव हुआ है उसका अध्ययन हम ऐतिहासिक भूगोल में करते हैं। उसका समाज के साथ कैसे उठना बैठना, सामाजिक स्तर को मेंटेन करना, वो सामाजिक भूगोल में किया जाता है। आर्थिक भूगोल हमने जानते होंगे कि आर्थिक भूगोल है क्या, अगर जानने का प्रयास करते हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि इसका संबंध कहीं ना कहीं धन से होगा। लेकिन जब आर्थिक भूगोल पढ़ते हैं तो उसमें यह कहा गया कि मानव भूगोल ये की एक उपशाखा है, इसका उद्देश्य क्या है। जब उद्देश्य जानने का प्रयास करते हैं तो उसमें कहा जाता है कि मानव की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो कार्य किया जाता है, अभी आपने चर्चा की कि मानव को मूलभूत आवश्यकताओं को अगर हम अध्ययन में लाते हैं तो भोजन, वस्त्र और मकान को कहा जाता है। तो इसकी आवश्यकता को, इसको पूरा करने के लिए जो कार्य किया जाता है उन्हें 3 आर्थिक कार्यों में बांटा जाता है, प्राथमिक आर्थिक क्रिया, द्वितीयक आर्थिक क्रिया और तृतीयक आर्थिक क्रिया। ये तीनों क्रियाएं मिलकर जो कार्य करती हैं उससे धन का अर्जन होता है और वो आर्थिक भूगोल के रूप में जाना जाता है। फिर बात आती है क्या नाम है, कृषि भूगोल। तो कृषि भूगोल क्या है? जब कृषि के बारे में जानने का हम प्रयास करते हैं तो इसको इंग्लिश में एग्रीकल्चर कहा जाता है। एग्रीकल्चर जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, एगर प्लस कल्चर। एगर का अर्थ होता है मिट्टी की जुताई करना और कल्चर का मतलब होता है सही ढंग से। तो मिट्टी की जुताई करके फसल उत्पादन करने की जो कला कहलाती है वो कृषि कहलाती है। हिंदी में इसको कृषि कहते हैं। हिंदी जब इसको भी पढ़ने का प्रयास करते हैं तो यह कहा गया कि संस्कृत भाषा के कृष धातु से लिया गया है। कृष का अर्थ होता है कर्षण करना, खींचना या जोतना, और संबंध किससे होता है? मिट्टी का। तो मिट्टी की जुताई करके फसल उत्पादन करने की जो कला है वो कृषि के नाम से जानी जाती है। अगला और लास्ट जो इसका विभाजन किया है विद्वानों ने वो अधिवास भूगोल के नाम से है। जब अधिवास भूगोल को हम पढ़ते हैं तो अधिवास का मतलब क्या होता है, जब ये जानने का प्रयास किया जाता है तो अधिवास मतलब मानव के रहने का स्थान, जिसको इंग्लिश में सेटलमेंट बोलते हैं, दूसरे शब्दों में बस्ती भी बोला जाता है। तो मानव के रहने का स्थान के बारे में जब पढ़ते हैं तो वो 2 भागों में बढ़ता है, एक अर्बन सेटलमेंट और दूसरा रूरल सेटलमेंट। तो गांव और शहर में जो रहने वाले हैं उसके लिए मानक निर्धारित किए गए हैं कि कोई क्षेत्र शहर कैसे बन सकता है। तो शहर बनने की जो सबसे छोटी इकाई है उसे हम कस्बा बोलते हैं। तो कस्बा के लिए सरकार ने कुछ बिंदुओं का निर्धारण किया है। अगर उन तत्वों को हम पूरा करेंगे, जैसे जिस भी क्षेत्र को शहर की प्रारंभिक कड़ी यानी कस्बा के रूप में जाना है, वहां की जनसंख्या कम से कम 5000 हो, वहां की डेंसिटी 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, वहां का जो पॉपुलेशन हो उसका 75% ऐसे लोग हों जो नॉन एग्रीकल्चरल हो, और वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का गठन होना चाहिए। जबकि रूरल सेटलमेंट का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है, जिसे हम पूर्वा कहते हैं, इंग्लिश में हैमलेट कहा जाता है, उसके लिए इन चीजों का निर्धारण नहीं किया गया है। बाकी अगले भाग में हम आपको बताएंगे।